हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एमपी के एसएस स्टेट के, जो कि 10 फरवरी 2019 को हुआ था। एंड दिस इज पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 31 से 40। क्वेश्चन नंबर 31 है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट एन एल्टीट्यूड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द एरोप्लेन इज। देखो, क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से उसका कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं। तो मोशन की वजह से, मतलब कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक तरह से वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो। तो आंसर कितना आएगा, फोर्थ ऑप्शन, जीरो। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक एल्यूमिनियम डिस्क है हमारे पास। लेट्स से डिस्क ये है एल्यूमिनियम की, और ये एक सोलिनॉइड के ऊपर रखी हुई है। तो लेट्स सोलिनॉइड इस तरह से बना देते हैं, और इसमें हम करंट हमें भेजना है, तो कुछ पावर सप्लाई हमें देनी पड़ेगी। तो लेट यहाँ से पावर सप्लाई, कुछ हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लो करेगा करंट। अब होगा ये कि इसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, यहाँ पर करंट को फ्लो करवा रहे हैं, इस करंट की वजह से सोलिनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। और आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। तो जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये जो मेटल है, इसमें एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा। और इस करंट की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि दोनों सोलिनॉइड का जो अपर पार्ट होगा और जो एल्यूमिनियम का लोअर पार्ट होगा, दोनों में सेम पोल क्रिएट हो जाएंगे। एक्चुअली ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एडी करंट हमेशा अपोज करता है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर दोनों में सेम पोल क्रिएट होने की वजह से जो एल्यूमिनियम डिस्क है वो रिपेल करेगी और वो ऊपर की तरफ उछलेगी, ठीक है। तो उसका सही आंसर होगा इज रिपेल्ड बाय द सोलिनॉइड। क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स अ ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। देखो, एयर से ग्लास स्लैब में एंटर कर रही है, तो ये आपका रेयर मीडियम हो गया और ये डेंसर मीडियम, ठीक है। अब जब रेयर मीडियम से कोई लाइट रे डेंसर मीडियम में जाती है, तो सेंटर की तरफ बेंड हो जाती है। दूसरा, उसकी जो स्पीड होगी, जब वो रेयर से डेंसर में जा रही है, तो रे की जो स्पीड होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। स्पीड डिक्रीज होगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा जब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है या डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है। अब देखो, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है स्पीड, ठीक है। तो क्योंकि स्पीड, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पर, स्पीड पर। तो क्योंकि स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसलिए जो वेवलेंथ होगी वो भी तो डिक्रीज करेगी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4, उसकी वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, स्पीड भी डिक्रीज होगी। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल 60 डिग्री on a transparent medium, a portion of light is reflected and another portion is refracted. If the reflected ray is completely polarized, the velocity of refracted ray inside the material आपको बतानी कितनी होगी। तो इसमें मेरा मन कर रहा है कि मैं ब्रिस्टल लॉ को अप्लाई करूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं पहले आपको समझा देता हूँ क्यों ऐसा होगा। देखिए, जब आप किसी लाइट रे को किसी मीडियम पर गिरा रहे हैं, तो एक दो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ही रिफ्लेक्शन हो जाए और रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए रिफ्लेक्टेड रे, मैं इसको नाम लिख देता हूँ रिफ्लेक्टेड रे, और ये रिफ्रैक्टेड रे, अगर इन दोनों रे के बीच में 90 डिग्री एंगल हो जाता है, तो जो लाइट रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज हो जाएगी। जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज होती है, और ये तब पॉसिबल हो पाता है जब इंसिडेंस एंगल पोलराइजिंग एंगल के बराबर, मतलब आई जो इंसिडेंस एंगल है वो पोलराइजिंग एंगल, या फिर उसको ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं। अगर इंसिडेंस एंगल ब्रूस्टर एंगल या पोलराइजिंग एंगल के बराबर है, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ब्रिस्टल लॉ, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, वो 10 IP के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने की कोशिश करूं, तो IP की वैल्यू में 60 डिग्री रखूंगा, 10 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता चल गया है, लेकिन स्पीड कितनी होगी इसमें, देखो म्यू इक्वल टू होता है C/V।
सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, और वी होता है जिस भी मीडियम में आपको वेलोसिटी या स्पीड फाइंड करनी है, और ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो म्यू एम हमारे पास है, वी हमें फाइंड करना है, सी हमको पता है, तो वी इक्वल टू सी अपन में म्यू हो जाएगा। सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करा है √3, तो इसको इसके कैंसिल करके √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 35 है, व्हेन अ light is incident on a thin transparent film, the light wave reflected from the front and back surface interfaces. For real normal incidence, the wavelength condition for the maximum intensity of light क्या होगी आपको बताना है। देखो पहले इसका कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखो, when light is incident on a thin transparent film, then the light is divided into two part at upper surface। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा कोई थिन फिल्म है, यहाँ पर जब आप लाइट को इंसिडेंस करवा रहे हो तो दो पॉसिबिलिटी है, जैसे मैंने ब्रिस्टल लॉ में बताया था कि एक तो रिफ्लेक्शन हो सकता है और एक रिफ्रैक्शन हो सकता है। अब फिर से जो रिफ्लेक्शन वाली रे है, इस पे भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये रिफ्लेक्ट हो जाए और ट्रांसमिट हो जाए। द रिफ्लेक्टेड पार्ट विच एंटर इनटू फिल्म, अगेन ये मैंने आपको बता दिया। फिर तो उसकी वजह से क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होंगे, और हमें काफ़ी सारी नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड लाइट मिलेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटरफेरेंस होगा क्योंकि वो कोहेरेंट होंगी। अब रियल मतलब फॉर नियर नॉर्मल इंसिडेंस, जो वेवलेंथ की कंडीशन होगी फॉर द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एयर इन एयर इज 2L विल बी इक्वल टू, मतलब जो भी इसकी लेंथ है, इट विल बी इक्वल टू m+1/2 इंटू में लैम्डा अपॉन में n2। m यहाँ पर कोई इंटीजर है, n2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, एंड l इज द थिकनेस वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 2L इक्वल टू होगा m+1/2 λ/2। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 2L m+1/2 λ/n2। Question number 36. If the mass of body m on the earth surface, then the mass of the same body on the moon surface कितना होगा? देखो वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता है। मास होता है कितना बॉडी में मैटर है, तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 9th क्लास में क्वेश्चन पढ़ाया जाता है। लेकिन जो वेट होता है, एक्चुअली स्मॉल g की वैल्यू g मून पर 1.6 हो जाती है। तो वेट का अगर पूछते तो वेट का तो हम कह देते कि 1.6 हो जाएगा मून पर अर्थ के कंपेरिजन में। लेकिन मास चेंज नहीं होगा, आप यहाँ पर हो या कहीं पर भी चले जाओ, मास सिर्फ तभी चेंज होता है जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट के नियर अबाउट हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एक जगह से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा। 37 है, रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स क्या होता है? देखो जब आप ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स पढ़ते हैं और रोटेशनल मैकेनिक्स, तो कुछ चीज़ें सिमिलर होती है। जैसे कि मास को हम यहाँ पर, मास का एनालॉग होता है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स है अगर, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर वेलोसिटी है अगर, तो यहाँ पर एंगुलर स्पीड हो जाती है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। अगर यहाँ पर एक्सेलेरेशन है तो यहाँ पर अल्फा होगा, मतलब एंगुलर एक्सेलेरेशन। ये मैं एनालॉग बता रहा हूँ सबके। अगर यहाँ पर मान लीजिए फोर्स है तो यहाँ पर टॉर्क हो जाता है। इसमें फोर्स का पूछे तो आंसर क्या होगा? टॉर्क। बाकी भी मैं बता देता हूँ। अगर मोमेंटम है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम हो जाता है एल, और मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी है, तो एल का फॉर्मूला आई इंटू में ओमेगा हो जाता है। फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलेरेशन है, तो टॉर्क का फॉर्मूला आई इंटू अल्फा हो जाता है, और दूसरा भी फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। ठीक है, अगर यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हो जाएगी हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अगर यहाँ पर वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो होगा, या स्मॉल डी डब्ल्यू लिखते हैं, एफ डॉट डी थीटा, सॉरी टॉर्क डॉट डी थीटा, क्योंकि टॉर्क फोर्स का एनालॉग कौन है? टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फोर्स का जो एनालॉग होगा वो क्या हो जाएगा? टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम किसका एनालॉग होगा? लीनियर मोमेंटम का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, एन पाइप ओपन एट बोथ द एंड विल रेजोनेंस, किस फ्रीक्वेंसी वो रेजोनेंस करेगा वो आपको बताना है। देखो मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ, उससे हम अपना जनरल फॉर्मूला बना लेंगे। देखो जब भी ओपन पाइप होगा ना, तो जो
ओपन एंड होते हैं वहाँ पर बनता है एंटी नोड, तो यहाँ पर एंटी नोड बनेगा, ये बात तो श्योर है। अगर मैं फंडामेंटल मोड की बात करूँ तो उसमें एंटी नोड बनेगा, तो इस तरह से शेप आएगी। अब एक चीज़ पहले मैं आपको बता देता हूँ मान लीजिए कोई वेव है, ये होता है पॉइंट नोड, ये भी नोड होगा, ये एंटी नोड जहाँ पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है या मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, एंटी नोड होता है, और ये नोड होता है। अगर आप ये देखिए कि एक नोड से दूसरे वाले, मतलब इसको छोड़ के इसके वाले, ये पूरा होता है वेवलेंथ लैम्डा के इक्वल। अगर नोड से नोड तक की बात करें तो वेवलेंथ अपॉन 2 हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा, ठीक है। और एक नोड से एक कंसेक्यूटिव एंटी नोड की बात करें तो वो लैम्डा बाय 4 हो जाता है। फिलहाल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक, ये क्या हो गया एंटी नोड, फिर नोड और फिर एंटी नोड। तो एंटी नोड से नोड तक के बीच का जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 4। और नेक्स्ट नोड से एंटी नोड की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 4। तो ये जो टोटल लेंथ ऑफ पाइप है इसको मैं एल कंसीडर करूँ तो एल इक्वल टू कितना आएगा, देखो आप ऐसे भी कह सकते हो एंटी नोड से एंटी नोड तक की दूरी, जैसे नोड से नोड तक की दूरी लैम्डा बाय 2 थी, तो एंटी नोड से एंटी नोड तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन में 2। इसको आप लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4 करके भी ला सकते थे, बात एक ही है। तो यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ लिखूँ तो वो कितनी हो जाएगी, 2l। अब जो फ्रीक्वेंसी होती है वो थी स्पीड अपॉन में वेवलेंथ, तो v अपॉन वेवलेंथ कितना हो गया, 2l। तो ये उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, एफ नॉट आ गया v अपॉन में 2l। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप f1 निकालोगे, मतलब f1 निकालोगे, f2 निकालोगे, तो लैम्डा इक्वल टू आता है 2l अपॉन में n के इक्वल। तो जो n एथ मोड की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी nv अपॉन में 2l। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, पहले में तो nv अपॉन 4l नहीं आएगा। देखो nv अपॉन 4l आता है जब क्लोज ऑर्गन पाइप होता है, तब के लिए आप इसको ध्यान रखना। फिर सेकंड में फ्रीक्वेंसी v अपॉन लैम्डा नहीं होगी। थर्ड में फ्रीक्वेंसी एन वी अपॉन 2l, यही अपना सही आंसर भी होगा, 3l नहीं आएगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3 की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी हो जाएगी, एन वी अपॉन में 2l। ये तो हो गया ओपन पाइप के लिए। अगर क्लोज ऑर्गन पाइप होता तब के लिए फ्रीक्वेंसी nth मोड की होगी एन वी अपॉन में 4l। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा ओपन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप की। तो जो क्लोज ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी होगी या फिर ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगी क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 39 है, a 30 ग्राम बुलेट leaves a rifle with a velocity 300 मीटर पर सेकेंड and the rifle recoils with a velocity of 0.6 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है कि मास ऑफ राइफल क्या होगा। इसमें हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बुलेट हम बुलेट को फायर कर रहे हैं तो होगा क्योंकि इनिशियली दोनों चीज़ रेस्ट पर थी, बुलेट भी और गन भी, तो इनिशियल मोमेंटम तो सिस्टम का कितना हो जाएगा, 0। लेकिन जो फाइनल मोमेंटम है वो दोनों की वजह से आएगा, कितना, मैंने माना मास ऑफ गन mg है, तो mg इंटू में वेलोसिटी ऑफ गन प्लस मास ऑफ बुलेट इंटू में वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो ये हो गया फाइनल मोमेंटम। अब चूंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होगा तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, तो मैं पी एफ को किसके इक्वल लिख लूंगा, पी आई के। हालांकि पी आई कितना है, 0, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एम जी वी जी प्लस एम बी वी बी कितना आ जाएगा, 0। हमें निकालना मास ऑफ राइफल कितना है, मतलब वही गन कितना है, तो एम जी बराबर किसके होगा, माइनस के एम बी वी बी अपॉन में वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। अब माइनस मास ऑफ बुलेट हमें गिवन है। अब बुलेट 30 ग्राम है तो 30 ग्राम का मतलब हो गया 30 इंटू 10 की पावर माइनस 3, उसको एसआई यूनिट में चेंज कर लिया किलोग्राम में। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, 300 है, अपॉन वेलोसिटी ऑफ गन 0.6 गिवन है, 0.6 का पॉइंट हटा करके आप इसको 10 यहाँ पर लिख लीजिए। फिर ये 6 पंजे हो जाएगा 30। फिर ये मास ऑफ गन हमें फाइंड करना है, तो ये 5 3 से 15, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 15 kg की। तो जो मास ऑफ गन है वो कितना आएगा, 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम। तो सिंपली क्लास 9 पर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द पार्टिकल गोज अप कितना होगा। तो देखो, जब पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होगी जो कि mgh के बराबर होगी। m कितना है, 200 ग्राम। 200 को आप 1000 से डिवाइड कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है। मास को ले जाओ किलोग्राम में। g की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, और हाइट इसमें नहीं गिवन है। और देखो v² इक्वल टू होता है u² प्लस 2gh, ठीक है। अगर जो भी पार्टिकल है वो ऊपर जा रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन हम लेंगे माइनस का gh। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u² अपॉन में 2g। तो u इक्वल टू 200 अपॉन में 100 इंटू में 10 इंटू में हाइट की वैल्यू u² अपॉन 2g। तो u² मतलब 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ये आएगा 10 जूल, ठीक है। 0 से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 जूल आएगा। लेकिन जो वर्क डन हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का अगेंस्ट होगा, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि -10 जूल आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इससे बेटर होगा कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल ना करके हम फॉर्मूला अगर लगाएं काइनेटिक एनर्जी वाला। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² के इक्वल होता है, तो ये वही चीज़ कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ मास कितना है 200, तो 200 अपॉन 100 इंटू वेलोसिटी कितनी, 10 इंटू 10। तो इससे ज़्यादा आसानी से आंसर आ जाएगा 10 जूल। और फिर उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी हो रहा है। तो आंसर फिर भी कितना आएगा, -10 जूल। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।